ठीक है, आवाज़ आ रही है? देखो, हम लोग एजुकेशन के बारे में देख लिए थे। थोड़ा सा देखते हैं कि टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के टाइप्स। तो इसके तीन तरह से के टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल, ठीक है। दूसरा होता है हम्म एजुके एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कल का वीडियो भी मैंने तो डाल दिया था ग्रुप में, जो क्लास अटेंड नहीं किए थे उसके लिए। ठीक है, तो पहला है फॉर्मल, है ना। दूसरा है इनफॉर्मल, ठीक है। और तीसरा है नॉन फॉर्मल। ठीक है, तीन तरह से एजुकेशन के टाइप्स हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर इनफॉर्मल देखेंगे, फिर नॉन फॉर्मल देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? तो फॉर्मल एजुकेशन मीन्स हम लोग जो स्कूलों में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, है ना। और जो एक एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो क्रोनोलॉजिकल एज जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका जो सिलेबस है वो चेंज होते जाता है, और एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या आ जाता है? स्कूल्स आ जाते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन के सोर्सेज हैं। यहाँ से हम लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? क्रोनोलॉजिकली होता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब एज वाइज, है ना, समय के आधार पर उसका एक सिस्टम होता है जिसमें पढ़ाई जो है, पढ़ाई का स्तर वो बदलते जाता है। जैसे कल भी बताया था, तो जैसे एज छोटे बच्चों के लिए केजीज की रहती हैं क्लासेस, है ना। फिर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, ऐसे करके पहली दूसरी तीसरी बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे करके टेंथ आता है ना। फिर 11, फिर 12। ठीक है, 12 के बाद फिर तुम लोग कॉलेज जाते हो। ठीक है, तो ये जो कॉलेज की पढ़ाई करते हो, फिर मास्टर डिग्री लेते हो, फिर पीएचडी करते हो, या फिर यहाँ से जो स्टार्ट होकर जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस में आता है? फॉर्मल एजुकेशन में आता है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन की कुछ विशेषताएं होंगी, है ना। कुछ फॉर्मल एजुकेशन समझ में आया? ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन की कुछ विशेषताएं होंगी ना, कुछ क्या विशेषताएं होंगी तुम्हारे हिसाब से बताओ। हम्म, चलो ठीक है, सिस्टमेटिक होता है। बताओ, किसके द्वारा? सिलेबस होता है। ठीक, सिलेबस होता है। हम्म, ठीक है, गुड। एक सिलेबस होता है, और बताओ। इसका इसमें एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम तो होते हैं, और इसके बाद इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो सर्टिफिकेशन होता है इसमें। ठीक है,
ठीक है। और ठीक है, गुड। देखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम लोग जैसे छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चे से, कोई छोटा बच्चा है तो उसको पहले लर्निंग का, जैसे मैं बताया था, है ना, पहले ABCD अल्फ़ाबेट देखते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ ही साथ जो सिलेबस भी होता है, पूरा सिलेबस, हर साल का सिलेबस जो होता है वो इजी टू ईजी होता है। पहले इजी होता है ना, है ना, इजी टू लर्निंग होता है। इजी टू लर्निंग से क्रिटिकल की तरफ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इजी टास्क देते हैं, फिर क्रिटिकल टास्क देते हैं। ये तो है लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है। हम्म, तो ठीक है, वो तो एलिजिबिलिटी हो गई। मेन सर्टिफिकेट मिलना है वो तो है ना, एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉपर ड्रेस कोड होता है ना। प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। इसकी एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग फिक्स होती है। देखो, तुमको एक स्कूल में कितने घंटे बिताना है, इसकी टाइमिंग होती है कि नहीं, फिक्स होती है ना। या फिर एक कॉलेज में, तो ये टाइम वाइज चलता है और इसका एक शेड्यूल होता है ना। शेड्यूल्ड होता है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर टीचर होते हैं हर सब्जेक्ट इस पे, मतलब प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं। और कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पॉइंट को डिफाइन करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। सिस्टमेटिक होता है, सिलेबस होते हैं, है ना, एग्जाम्पल्स होते हैं, सॉरी, एग्ज़ाम और सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, सिलेबस और प्रॉपर इसके ड्रेस कोड्स होते हैं, इसकी टाइमिंग होती है, इसका शेड्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये इसका एक स्पेशल गोल होता है। ठीक है। ठीक है, स्पेशल क्या होता है, गोल होता है। स्पेशल गोल मतलब, जैसे देखो तुम, हमारा एक टारगेट फिक्स है कि बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है ना। उसका पहले से गोल निर्धारित होता है, स्पेशल गोल होता है। जैसे 10th हो गया तो उसके बाद हम लोग सिलेबस में चेंजेस ले लेते हैं या फिर सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो 10th तक पहुंचाना एक गोल हो गया। फिर 10th से फिर एक सब्जेक्ट लेना, फिर उस सब्जेक्ट में मास्टरी लेना, वो भी एक गोल है ना। तो ये गोल जो है वो निर्धारित होता है और उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर बोला जा सकता है कि एक सिस्टमेटिक स्टडी का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, हमारा फॉर्मल एजुकेशन है ना। ठीक है। अब देखो, लिखने वाली बात है
तो थोड़े से और भी फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इसके पॉइंट्स तो तुम लोग लिख सकते हो। अब इसमें ये समझो कि फॉर्मल एजुकेशन में कुछ और भी तुमको लिखना है या फिर उसके बारे में कुछ और भी जानना है, तो इसके तुम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देखते हैं, ठीक है ना, दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो पहले इसके एडवांटेज की बात करते हैं और या एडवांटेज के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होंगे इसके तुम्हारे नज़र में? ठीक है, एडवांटेजेस क्या होने चाहिए, इससे लाभ क्या क्या मिलता है? हाँ, नॉलेज, एजुकेशन है तो नॉलेज गेन होगा ही। ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे से, है ना, सिस्टमेटिक वे से नॉलेज मिलता है ना। और क्या बोल सकते हैं इसके एडवांटेजेस? डिसिप्लिन होता है, ठीक है। ठीक है। दिमाग में पहले ये पिक्चर बनाओ कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हो, है ना, और स्कूल कॉलेज के थ्रू एजुकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं वही, उसी से ही इसका एडवांटेज मिलेगा। इसकी हम लोग अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी विशेषताएं हम लोग अभी देखे ना, क्या क्या थी, उसको दिमाग में डालोगे तो अपने आप इसके एडवांटेजेस तुमको पता चलते जाएंगे। हम्म। हम्म। गुड। देखो, इस इससे हम लोग जो हमारा जो गोल है उसमें आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट होता है। एजुकेशन जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाता है ना। जो एलिजिबल नहीं होता है उसको फिर से मौका दिया जाता है। वो जैसे कोई फेल हो जाता है तो एलिजिबल नहीं है तो उसको फिर से मौका दिया जाता है, ठीक है, उस स्तर तक पहुंचने के लिए। इससे क्या होता है कि सारे बच्चे जो हैं वो एक, जैसे एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस है, वो सारे बच्चे, जैसे समझ लो आज के डेट में फर्स्ट क्लास में 100 लोग एजुकेशन लिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को इक्वल पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, इक्वल पढ़ने का मौका मिला और आगे बढ़ने का भी इक्वल मौका मिलता है, ठीक है, बराबर मौका मिलता है। इससे क्या होता है कि सभी का जो लर्निंग का जो स्टेटस है वो लगभग, क्योंकि इक्वल मौका मिल रहा है तो उन लोगों के लर्निंग का जो स्टेज है वो प्रॉपर वे से कंप्लीट होता है ना। जो लर्निंग है वो प्रॉपर मिलता है उनको। अगर हम लोग इस मेथड से अगर पढ़ाई नहीं कराते रहते तो क्या होता, हमारे पूरे इंडिया में इस तरह की स्टडी का सिस्टम है ना। तो अगर हम लोग एक बराबर स्टडी का सिस्टम नहीं रखते तो क्या कंपटीशन एग्ज़ाम में हम लोग ये बोल सकते थे कि चलो भाई जो ग्रेजुएट है वही एग्ज़ाम देगा, ऐसे बोल सकते थे क्या? है ना। तो इन सब को जॉब की अपॉर्चुनिटी, है ना, जॉब की अपॉर्चुनिटी, है ना, या टैलेंट या फिर कोई भी अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए बराबर मौका मिलता है इन सबको। जैसे ये यहाँ पे 100 लोग फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिए, है ना, तो जब ये ग्रेजुएट होकर निकले तो इन सबको एक एक बराबर नॉलेज मिला, है ना, और बराबर अपॉर्चुनिटी मिली किसी भी एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो इक्वलिटी मिल रही है सबको, समान अवसर मिल रहा है, समान उनको मौका मिल रहा है, ठीक है। एक प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिक वे से पूरा हुआ, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और
एक गुड करेक्टर के मतलब समाज का जो है सोशल का निर्माण होता है अच्छे करेक्टर की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। तुमको साइकिल चलाने के लिए किसी स्कूल में जाना पड़ा क्या? नहीं। लेकिन साइकिल चलाना सीखे कितने लोग जानते हैं? अच्छा हाँ, डिसएडवांटेज। चलो ठीक है, डिसएडवांटेज का देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि बराबर सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हर बच्चे का, जैसे 100 बच्चे लिए, 100 में से सभी बच्चे का मेंटल स्टेज है ना, वो सबका बराबर था क्या? सब एक तरह के ही दिमाग वाले थे क्या? नहीं थे। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, उसको भी ना, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसका वेट करना पड़ता है। जैसे तुम लोग में से कुछ लोग को ना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और कुछ लोग को बहुत देरी से समझ में आता है। तो एग्ज़ाम तक तुम लोग वेट करते हो कि नहीं इसका, भाई कि चलो भाई एग्ज़ाम इस तारीख को होगा तो उसी तारीख को, ये नहीं कि चलो तैयार हो गया मैं, मेरी तैयारी हो गई तो मैं आज एग्ज़ाम दे देता हूँ फिर मैं अगले क्लास में चले जाऊँगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तुम, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो भी जो पीछे वाला स्टूडेंट है उसका वेट करता है। तो वेट करता है मतलब उसको क्या हो जाता है, उसके लिए बोरियत वाला टॉपिक हो गया ना वो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग शेड्यूल नहीं बनने के कारण से उनको थोड़ा सा इसमें बोरियत महसूस होता है और वेट करना पड़ता है दूसरों के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है। दूस, दूसरा पॉइंट ये है कि ना इसमें क्या होता है कि हम लोग को एक प्रॉपर से, यहाँ पर हम लोग जैसे 10th तक एक शेड्यूल बना दिए कि 10th तक हम लोग को इस स्टेज तक पहुँचना है, ये हमारी 10th क्लास है। इसमें जो भी सिलेबस थे 10th में, तो एक फिक्स है सिलेबस, फिक्स है ना। तो जो जो बच्चों के सोचने का जो डायमेंशन है ना वो उसी लेवल तक ही रह जाता है। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 10th में तुम क्या क्या पढ़े थे? 10th तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे बताओ? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं था क्या 10th तक? नंबर, है ना, साइंस भी था, हाँ संस्कृत भी था। तो तुम्हारा जो सोचने का जो डायमेंशन है ना बस इतने ही सब्जेक्ट तक सीमित रह गया जितने सब्जेक्ट तुम बोले। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम सोचे नहीं और ना ही सिलेबस में कोई दूसरा चीज़ें आई। तो तुम्हारा जो पढ़ने का स्तर है वो लिमिट रह गया इतना ही। तुम वहाँ पर कोई स्पेशल और दूसरी चीज़ें थोड़ी ना सीखे, नहीं सीखे। तो डायमेंशन जो है वो फिक्स हो गया और सोचने का डायमेंशन 10th तक जैसे बना दिया गया। तो कोई बच्चा अगर उससे ज़्यादा अनुभवी है या फिर उससे अच्छा जानता है या फिर और ज़्यादा सीख सकता था, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो भाई वहीं तक सीमित रह गया, उसके नए डायमेंशन नहीं बने, है ना। तो 10th तक जैसे हम लोग फिक्स करती हैं तो वो 10th तक उतना ही लेगा। उसके बाद इसको भी जो अवसर मिल रहा है अभी, तो अभी जितने अवसर मिलेंगे 11th, अब तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं 10th के बाद पढ़ने के लिए? कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ले एग्रीकल्चर ले सकते हो क्या? ड्राइंग, ड्राइंग, होम साइंस भी लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जितने ऑप्शन है ना सिर्फ हम उसी को ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए जितने ऑप्शन है। हाँ, 10th के बाद सीधा वो तो,
नहीं तो वो तो एज एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। मैं कि एक स्पेशल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है, देखो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में ले सकते हो, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम मैथ्स की बात कर रहे हो। तो मैथ्स में अगर चले गए ना 10th के बाद, तो तुमको इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स में ही तुमको मास्टर डिग्री लेनी है ना। यही ऑप्शन बच गया, है कि नहीं, है ना। अगर तुम बायो ले लिए, बायोलॉजी ले लिए, तो तुमको आगे डॉक्टर या फिर बायोलॉजी में ही मास्टर डिग्री लेनी है ना, या बॉटनी में लेनी है। यही ऑप्शन बच गया तुम्हारा, या फिर एग्रीकल्चर में जाना है ना। ये दो ऑप्शन हो गया। उसके बाद आर्ट्स ले लिए, तो आर्ट्स में गिने चुने सब्जेक्ट हैं, उसी के अंदर में तुमको जाना है ना। उसके बाद कॉमर्स ले लिए, तो कॉमर्स में भी तुमको जो बनना है, सीए बनना है या फिर मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से कुछ गिने चुने ही हमको मिलते हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके आगे वो तो ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग को दे रहे हैं ना, या फिर 12th क्लास पास आउट होने के बाद दे रहे हैं, है ना। कोई भी सब्जेक्ट का हो तो वो तो फिजिकल। देखो, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन ये दोनों जो है अलग सब्जेक्ट हैं। एजुकेशन भी हम लोग किसी भी ये से ले सकते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट में जाने के बाद एजुकेशन ले सकते हैं। तुमको अगर टीचर बनना है, मतलब तुमको अगर व्यावसायिक शिक्षक बनना है ना, टीचिंग के व्यवसाय पे जाना है, तब आप फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन ले रहे हो। फिजिकल एजुकेशन आप क्यों लेते हो, है ना। कोच बनने के लिए डिप्लोमा इन कोचिंग करोगे, है ना। तो टीचिंग के व्यवसायिक स्तर पर जाने के लिए या फिर टीचिंग को व्यवसाय रूप में लेने के लिए आप फिजिकल एजुकेशन लेते हो। वैसे ही इन सब सब्जेक्ट्स में से आप एजुकेशन में भी जाओगे ना, तो एजुकेशन भी सब सब्जेक्ट का एजुकेशन लेते हैं ना। बीएड करते हैं कि नहीं। तो बीएड भी क्या है, सभी सब्जेक्ट को लेकर कर सकते हैं बीएड। तो वो क्या है, एक व्यवसायिक है, व्यवसायिक सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अगर एजुकेशन के व्यवसाय में जाना है तो आप बीएड करो। वैसे ही फिजिकल एजुकेशन के व्यवसायिक स्तर पे जानी है तो आप फिजिकल एजुकेशन में करो। आप टीचिंग में जाना है तो आप क्या करोगे, बीपीएड करोगे, फिर एमपीएड करोगे, फिर पीएचडी करोगे, फिर पीएचडी करने के बाद भी तो आप टीचरों को ही टीचिंग दोगे, है ना। तो ये व्यवसायिक स्तर पे जाना है, टीचिंग के व्यवसाय में जाना है, तो एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन है ना, है कि नहीं। क्या सिर्फ मैथ्स लेकर आप टीचिंग दे सकते हो क्या, नहीं कर सकते। मैथ्स लेकर आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप क्या टीचिंग करोगे क्या। हाँ, बीएससी एमएससी करोगे। चलो ठीक है, और बताता हूँ, इधर देखो। ये तो स्कूल लेवल की टीचिंग की बात हो गई। अब कॉलेज की जो टीचिंग के लिए क्या चाहिए, मास्टर चाहिए, है ना, और पीएचडी चाहिए, नेट चाहिए, है ना। तो सभी सब्जेक्ट में आप ऊपर जाकर मास्टर डिग्री ले लोगे और फिर नेट क्वालिफाइड कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, तो सभी के तुम टीचर बनोगे। लेकिन टीचर कहाँ, हायर एजुकेशन के टीचर बनोगे, है ना। तो वहाँ से भी आगे टीचर के डायमेंशन है सब्जेक्ट्स की, टीचर बनने के, और मास्टर डिग्री लेते हो तो। लेकिन बात है सिर्फ नॉलेज के लिए, है ना। नॉलेज के लिए हम लोग अगर कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ क्या मिलते हैं, मैथ्स मिलते हैं, बायो मिलते हैं, आर्ट्स मिलते हैं, कॉमर्स मिलते हैं। ऐसे ऑप्शंस जो भी हैं, या जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं वही ऑप्शन है। उससे ज़्यादा हम लोग नॉलेज के डायमेंशन नहीं ढूंढ पाते हैं जब हम किस में जा रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन में जा रहे हैं। तो
ठीक है, लंबा डिस्कशन हो गया। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं हम सिर्फ वही तक सीमित रहते हैं। इतना डिले कैसे करते हो ज्वाइन करने के लिए? 1 घंटा डिले होना मतलब समझ रहा है? ठीक है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं वो अवेलेबल है, हम लोग को उसी डायरेक्शन में चलना पड़ता है। जो टैलेंटेड हैं उनको वेट करना पड़ता है और उनको भी वही समय तक रोका जाता है। जैसे अगर ऐसे 10 साल का सिलेबस है तो कोई टैलेंटेड है तो उसको भी 10 साल तक उस जगह पर पहुंचने के लिए 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना, बाकी लोगों की तरह। तो इस तरह से क्या होता है कि जो टैलेंटेड हैं उनको उनके लिए ये ड्रॉबैक है और बाकी सबको समान अवसर मिलता है। तो जहाँ पर भी समान अवसर की बात होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होते ही हैं अच्छे लोगों के लिए, और बुरे लोगों के लिए एडवांटेज होते हैं कम टैलेंटेड लोगों के लिए। इस तरह से है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी के मामले में भी फिर पीछे हो जाते हैं। आया समझ में? यस। जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें और कुछ कुछ तुमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं उसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार देता हूँ इसमें, ठीक है।